चालीसा में एक नोबल था बलबन। फिर इतिहास में एक नाम आया मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी बीच सेंट्रल एशिया में एक बहुत खतरनाक आदमी पैदा हो गया था, तैमूरलेन। और यहीं पर स्वयंवर हुआ भारत के लिए। 3 दूल्हे आए, एक दूल्हा बाबर, एक इब्राहिम लोदी और तीसरा राणा सांगा। शादी का पैगाम भेजो। मेंटल फ्रेम देखो, सब कुछ तबाह हो चुका है, शादी करनी है भाई को। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, अकबर को भी किया। औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर 50 साल में एम्पायर खड़ा करना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना आसान है। यहाँ एक प्रधानी का चुनाव जीतने में हालत खराब है। इसके बाद गद्दी पे बैठा जहांगीर, फिर आया शाहजहां। इनको भाई साहब को शौक था रियल एस्टेट का। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी। दाऊद इब्राहिम कहते कि हमारे जितने शूटर हैं सब हफ्ता देंगे। तो पहले दाऊद ही जाएंगे फिर। और दूसरी शर्त राणा प्रताप की थी कि हम तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, जिल्ला इलाही नहीं कहेंगे। अकबर ने कहा काहे नहीं कहोगे? तो चढ़ा के भेज दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। मंगोल वहां बैठे हुए थे। हमारा दिल्ली में रहना जरूरी है सर। इसने कहा फांसी चढ़ा दो इनको। सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था, सोडा ओडा बोतल वोतल लेके बैठे हैं सब। तो महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी से कहानी शुरू होती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश और बलबन के बीच में एक बड़ा रोमांटिक फिगर है रजिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर तुम्हारा ये लास्ट मैन फिरोज शाह तुगलक। ये पहला पार्ट है दिल्ली सल्तनत। और इन सारे लोगों को एक ही काम करना है, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना है। इनका सबका ऑब्जेक्टिव है थर्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना। अब चालीसा ने क्या किया, इल्तुतमिश ने जो चालीसा क्रिएट की थी वो किंग मेकर बन गई। किंग मेकर बन गई तो उसने, अब किंग मेकर हमेशा एक काम करेगा, इनकम्पिटेंट आदमी को सामने रखेगा। क्योंकि अगर किंग मेकर से ज्यादा पावरफुल किंग हो गया तो किंग मेकर खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी किंग मेकर आएगा तो वो एक काम करेगा, वो इनकम्पिटेंट लोगों को सामने रखेगा। और जब इनकम्पिटेंट लोग रूल करेंगे तो सल्तनत की हालत तो खराब हो ही जाएगी। चालीसा में एक नोबल था बलबन। इसकी भी कहानी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी कहानी है। कहानी यह है कि इसके भाई इससे नफरत बहुत करते थे। बलबन के भाइयों ने इसको बेच दिया बगदाद के दास बाजार स्लेव मार्केट में। ये वहां से बिकते 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 हिंदुस्तान पहुंचा। काबिल आदमी तो था ही, समझदार आदमी था। चालीसा में ये भी शामिल हो गया। फिर धीरे 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 इसने सुल्तान की बेटी से शादी कर लिया। कितना योग्य आदमी रहा होगा ये। और फिर एक दिन सुल्तान मर गया, नसरुद्दीन महमूद, और ये बैठ गया दिल्ली की गद्दी पे। उसके बाद भाई साहब इसने जो जो कांड किए ना बलबन ने। बलबन स्ट्रेंथेंड सुल्तान एंड सल्तनत, दोनों को मजबूत किया इसने। स्ट्रेंथेंड सुल्तान एंड सल्तनत। तो क्या लेकर आया ये? थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिल्ला इलाही। कहा भैया तुम्हारे में से एक नहीं है, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव है, तमीज से बात किया करो, नहीं बहुत मार मारेंगे। और चालीसा के आधे मेंबरों को इसने चढ़ा के भेज दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। मंगोल वहां बैठे हुए थे। इसने उनको चढ़ाया कि अरे खान साहब, आप कह रहे थे मंगोलों आप इस्लाम के झंडा वाहक हो, इस्लाम आपको बचाना है। अरे बोले बचाएंगे यार इस्लाम। हाँ बोला तो उधर जाओ नॉर्थ वेस्ट। जब आधे उधर चले गए इसने मंगोलों को बता दिया। उन लोगों ने इनको मार डाला। आधी चालीसा वहीं खत्म हो गई। जो इधर बचे थे उसको इसने मार डाला, खत्म। तो एक तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, सुल्तान के स्टेटस को एलिवेट कर दिया। फिर एलिमिनेशन ऑफ चालीसा, ये इसका सबसे बड़ा काम था। चालीसा खत्म कर दी तो सुल्तान अपने आप मजबूत हो गया। एलिमिनेशन ऑफ चालीसा। फिर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में तो इसने इतनी तबाही मचाई है।
जिसने बदतमीजी की बोला मार डालो, बात ही नहीं करनी, शांति चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। अब चूंकि प्रजा 98% क्या थी, हिंदू, तो अब इस कहानी को हिंदू मुस्लिम एंगल से पेश किया जा सकता है कि ये इसलिए मार रहा था क्योंकि ये हिंदू थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक आध को मारा होगा इस वजह से भी, थोड़ा सा एक फीलिंग तो आनी ही चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखता था, कहता था मार डालो इनको, ये मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से बहुत चिढ़ता था ये हिंदुस्तानी मुसलमानों से इतना चिढ़ता था। एक कमाल अहिया करके इसका अधिकारी था, इसने पूछा क्या कहाँ के रहने वाले हो? बोले साहब ये बुलंदशहर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर से आए हो? कहा नहीं साहब लोकल है, कन्वर्ट हो गए। अरे इसना कन्वर्ट, इसकी नौकरी छीनो उसको, 100 हंटर मारो उसको खींच के, कन्वर्ट हो गया है, तुम्हारी औकात कैसे हुई अंदर आने की? इस टाइप का आदमी था ये। फिर इसने फॉरेन पॉलिसी, फियर एंड प्रोटेक्शन, मंगोलों को डराया इसने और पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इसने जो है मजबूत करके रखा। मंगोल, इला खान मंगोल इसके समय का शासक था, उसके दूत इसके दरबार में आए, मंगोलों के एम्बेसडर इसके दरबार में आए, बैठा हुआ था चुपचाप शांति से। इसके पीछे 10,000 लोग तलवार लेके चलते थे, ब्लैक्स बॉडीगार्ड्स। तो एम्बेसडरों ने पूछा कि ये कौन है? बोले ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो उन लोगों ने अपने राजा को लिखा कि इसके 10,000 सिर्फ बॉडीगार्ड हैं। तो सोचो सेना कितनी बड़ी होगी, सेना थी ही नहीं, सेना थी ही नहीं, ऐसे कांड करता था ये। दरबार में बुलाया, एक आदमी को उठाया, कहा फांसी चढ़ा दो। राजदूतों ने कहा क्यों? कहा ये पीली शर्ट पहन के आया, साहब को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी हरकतें करता था। तो उन लोगों ने जाके बताया उधर कि बहुत डिस्टर्ब आदमी है, उधर मत जाना। ये थी उसकी फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसे ही लगभग सभी ने, अलाउद्दीन खिलजी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मार्केट पॉलिसी, स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली सल्तनत को इसने एम्पायर बना दिया। ये पहला आदमी है जिसने डेक्कन और साउथ की तरफ इसने कदम बढ़ाए। तो मार्केट पॉलिसी इसकी सबसे फेमस है। 16 साल प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया, नो इन्फ्लेशन, अलाउद्दीन खिलजी। फिर इतिहास में एक नाम आया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो आदमी है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पर जब तुम इसको पढ़ोगे ना तुमको हंसी आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। इसने टोकन करेंसी चलाई। जो आज तुम्हारे पास करेंसी है वो टोकन ही है। उस पर लिखा है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। यानी वो जो 500 रुपए का जो नोट है, उसकी जो कागज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें वैल्यू किसकी है? आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत की। ठीक, अगर वो आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत हट जाए तो उस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे इसने टोकन करेंसी चलाई। ब्रॉन्ज कॉइन्स, ब्रॉन्ज इक्विवेलेंट टू सिल्वर कॉइन्स, उनकी वैल्यू जो होगी वो सिल्वर कॉइन्स के इक्विवेलेंट होगी। अब करेंसी को लेकर कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए। तुम देखो, तुम किसी को 500 का नोट देते हो, तुरंत चेक करता है असली है कि नहीं। इसने कोई प्रिकॉशन ही ऐसे ही चला दिया, करेंसी विदाउट प्रिकॉशन, वो भी हिंदुस्तान में। हर घर में छपाई होने लगी, हर घर में करेंसी बनने लगी। तो करेंसी बना बना के लैपटॉप खरीद लिए तुरंत, बिटिया की शादी कर लिए। इन्फ्लेशन हो गया, पैरेलल इकोनॉमी पैदा हो गई, बहुत पैसा आ गया बाजार में। जब इन्फ्लेशन हो गया, अब सुनना इसने क्या किया, मजेदार, एक ही घटना सुनाऊंगा। जब इन्फ्लेशन हो गया, इसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि एंड, टोकन करेंसी खत्म। चलो अच्छी बात है, खत्म। इसने लोगों से अपील की कि जिनके जिनके पास टोकन करेंसी है वो हमें दे जाओ और तिजोरी से असली सिल्वर के सिक्के ले जाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया था,
इतना जाहिल आदमी, 28 कैरेट जाहिल, 4 कैरेट एक्स्ट्रा। बे करेंसी बैन हो गई खत्म, अब तिजोरी में से क्यों ले जाओगे? इसको पूना बहुत पसंद था, ये इलाका, यहां का क्लाइमेट, दौलताबाद। तो इसने कहा राजधानी बदल, कैपिटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दौलताबाद कैपिटल लिया है। लोगों ने समझाया कि साहब यहां कोई खतरा नहीं, दोनों तरफ समंदर है सर, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। खतरा है नॉर्थ वेस्ट, उधर से जब भी भारत में लोग घुसे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से घुसे हैं, हमारा दिल्ली में रहना जरूरी है सर। इसने कहा फांसी चढ़ा दो इनको, हमें राय दे रहे हुए। दौलताबाद आया राजधानी में, यहां आया तब इसको पता चला कि यार बॉस गड़बड़ हो गई यार, यहां से तो हिंदुस्तान चलाया ही नहीं जा सकता। भाग गया वापस दिल्ली, अरबों रुपए इसने प्रोजेक्ट पे खर्चा किए, हाँ वापस चला गया। एक दिन रात में उठा, घोड़ा उड़ा उठाया, निकल लिया, हाई नहीं। फिर इसको किसी ने राय दे दी कि भैया, बोले हाँ, बोले आप लोग सेंट्रल एशिया से हैं, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लो। क्यों जाएगा भारत सेंट्रल एशिया? वहां की टफ इतनी टेरेन है, इंडियन जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वो आज की आर्मी तो सारे टेरेन में लड़ने के लिए ट्रेंड है उस समय। और फिर हम क्यों जाएंगे सेंट्रल एशिया, क्या लेना देना हमें सेंट्रल, हम आज तक कभी गए ही नहीं। हमने अफगानिस्तान से हमेशा दोस्ती रखी, और ये हमने कोशिश की कि सिल्क रूट पे जितने भी कंट्री है हमारी दोस्त रहें, बस हमें क्यों जाना सेंट्रल एशिया। इसको समझा दिया लोगों ने, ये जाहिल समझ गया। इसकी आर्मी थी स्टैंडिंग 5 लाख की, वो अलग, इसने अलग से एक आर्मी बनाई 5 लाख की, सेंट्रल एशियन आर्मी। उस आर्मी को 2 साल की सैलरी एडवांस, 2 साल की सैलरी एडवांस। अच्छा बना ली तो हमला कर दो, कहा नहीं अभी विचार कर रहे हैं। उसी बीच ईरान का एक रूलर था, बच्चा था अबू जैद, वो मर गया, ईरान की कंडीशन बदल गई, इसने आर्मी डिसबैंड कर दी। और सोचो तुम्हारी नौकरी लगी, हमारे देश में जैसे नौकरी लगती है वैसे शादी हो जाती है। अब 5 लाख लोगों की नौकरी लगी, 5 लाख की शादी हो गई होगी, और 2 साल की सैलरी एडवांस थी, तो सब हस्बैंड वाइफ मौज किए होंगे। और 2 साल बाद नौकरी ही चली गई, वो 5 लाख इसके दुश्मन बन गए तुरंत। ऐसी ऐसी हरकतें की इसने, हालत बहुत खराब हो गई, पब्लिक नाराज, ऑफिसर नाराज, सब नाराज, रिवोल्ट हो गया इसके खिलाफ। साउथ में यहां मालाबार रिवोल्ट हो गया, इसने सेना भेजी रिवोल्ट दबाने के लिए, वो सेना विद्रोहियों के साथ मिल गई। इसको बहुत गुस्सा आया कि भाई हमारी सेना दुश्मनों के साथ मिल गई, ये खुद ही चल दिया सेना लेके। जैसे दौलताबाद पहुंचा, इसकी सेना में प्लेग फैल गया, प्लेग इसको भी हुआ, किसी तरह बच गया ये, आधी सेना खत्म। नॉर्थ इंडिया वापस आया, कमजोर हो गया। फिर तो जो रिवोल्ट शुरू हुआ इसके खिलाफ, सतारा में रिवोल्ट हो गया, सतारा पहुंचा, तब तक नासिक में हो गया, नासिक पहुंचा, फिर पुणे में हो गया, ऐसे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और 1355 में मर गया। लेकिन साम्राज्य तब तक बहुत कमजोर हो चुका था, हर चीज कमजोर हो चुकी थी। और फिर आया फिरोज शाह तुगलक, इसको सल्तनत पीरियड का अकबर कहा जाता है। अब इसको, अब चूंकि हर तरफ आग लगी हुई थी, इसको सबको खुश करना था, सबको, मौलाना को, जनता को, सेना को, अफसरों को। तो इसने क्या किया, इसने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ कंप्लीट अपीजमेंट। शहर बसाए इसने, फ्लोरिकल्चर को इसने प्रमोट किया, हॉर्टिकल्चर को इसने प्रमोट किया, बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए। पर एक डिपार्टमेंट बनाया इसने, दीवाने बंदगानी, उसमें 1.5 लाख स्लेव्स रखे, पीएसयू क्रिएट किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट क्रिएट किया, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए इसने। पर जब ये मरा तो इसके जो स्लेव्स थे 1.5 लाख, वो किंग मेकर बन गए। पता लगा इनको राजा बना दिया। इन्होंने कहा साहब हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे 10%, इनको भगा दिया, इनको बना दिया। उन्होंने कहा साहब 15% हम बढ़ा देंगे, इनको भगा के उनको बना दिया। वो मजा लेने लगे सब।
और इसी बीच सेंट्रल एशिया में एक बहुत खतरनाक आदमी पैदा हो गया था, तैमूर लेम। करीना कपूर का बेटा नहीं, वो हिंदुस्तान की तरफ, उसको पता चला कि हिंदुस्तान का कोई रखवाला नहीं है, पैसा बहुत है। तो महमूद गजनी जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? हिंदू मंदिरों को। और तैमूर जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? मुसलमानों को। तैमूर को यह थोड़ी पूछा कि क्या नाम है, श्यामलाल, बोला मार डालो। तुम्हारा? सलमान। अरे बोले अस्सलाम वालेकुम, छोड़ दो इसको। इस कंट्री में बाहर से जो भी आया उसने सबको मारा। 1398 तैमूर लेम इंडिया आया, बड़ी तबाही मचाई उसने 1398 में, और सल्तनत को खत्म कर दिया उसने। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर वही वाली हाल हो गई, इकोनॉमी बच गई, एम्पायर खत्म हो गया। वही जो मौर्यंस के बाद हुआ था एंशिएंट पीरियड में, वही घटना फिर घट गई, सेम घटना। इकोनॉमी पीक पे, एम्पायर खत्म। ठीक। अब जहां इकोनॉमी पीक पे होगी तो फॉरेन इन्वेजन होगा, और यहीं पर स्वयंवर हुआ भारत के लिए। और 3 दूल्हे आए, एक दूल्हा बाबर, एक इब्राहिम लोदी, और तीसरा राणा सांगा। इसमें सबसे यंग जो था वो इब्राहिम लोदी था, 21 साल का लड़का। इब्राहिम लोदी बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी था, उसके जो सीनियर्स थे उससे बहुत चिढ़ते थे। लोदी नॉनसेंस, इब्राहिम लोदी। अब बचे राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा में उत्तेजना बहुत है, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, पर सिर्फ उत्तेजना से काम नहीं चलता। बाबर के पास ऑड बहुत ज्यादा है, पर वो आदमी बहुत बैलेंस है, शांत। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ और जीत गया वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। और यहीं से शुरू हुई मुगल डायनेस्टी। बाबर, यहीं से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसने फाउंडेशन रखी मुगल डायनेस्टी की। फर्स्ट पानीपत, पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, फिर 1527 खानवा राणा सांगा को हराया, लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसी ने फाउंडेशन रखी किसकी? मुगल डायनेस्टी की। इसके बाद आया इसका बेटा हुमायूं। इनकी साहब की अलग कहानी है, इनकी साहब की अलग कहानी। इनकी कहानी पढ़ोगे तो 2-3 दिन तो हंसते रहोगे। इनके साहब को 2 काम करना है, एक तो अफीम पीना है और एक मुजरा देखना है। मतलब 2 चीज इनकी जिंदगी में कंपलसरी है, करना ही करना है। आदमी बहुत डेयरिंग है, लड़ना जानता है, सारी बातें, बेवकूफ भी नहीं है। और इसका दुर्भाग्य था कि इसी के समय में पैरेलल में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेंजरस पर्सनालिटी था, शेरशाह सूरी। यह इसके जीवन का दुर्भाग्य था। अरे उसने तो मारा, इनकी पूरी सत्ता पलट के रख दी शेरशाह सूरी। वो तो अच्छा हुआ कि सूरी के बाद उसके सक्सेसर अच्छे नहीं थे, तो ये कमबैक मार गए। अगर उसके सक्सेसर टैलेंटेड होते तो मुगल खत्म थे। सोचो, हिंदुस्तान हाथ से छिन गया हुमायूं का। एक इंसिडेंट बता रहा हूं, हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान छूट गया 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। भगोड़े हो गए, भाग रहे हैं, भागते भागते राणा वीर साल के घर में रुके हुए हैं। हिंदुस्तान छिन चुका है, नौकरी हाथ से चली गई। वहां इनको एक लड़की दिखाई पड़ी, हामिदा बानो बेगम। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले साहब वो आपके भाई हैं हिंदाल, उनके गुरु की बेटी है। अरे बोले अच्छा, शादी का पैगाम भेजो। मेंटल फ्रेम देखो, सब कुछ तबाह हो चुका है, शादी करनी है भाई को। लड़की ने मना कर दिया कि लड़का बेरोजगार है। बोला मार डालो उसके परिवार को। लड़की ने कहा मजाक कर रही थी। बोले हम ही कौन से सीरियस थे, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता भी है मजाक करने का। दोनों की शादी हो गई। वहीं पे पैदा हुआ अकबर। और कोई कुछ भी कहे,
पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं है। बहुत शानदार आदमी, कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और 1556 टू 1605 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न जो उसके हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए, और सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। भाई जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजस्थान मतलब वॉर, टेरेन ऐसी है। भाई जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा वो गुजरात जाएगा, क्योंकि गुजरात इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। तुम्हारा सारा ट्रेड गुजरात से चलेगा, तो दिल्ली में जो भी बैठेगा उसको गुजरात पर आना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, जैसलमेर, राजपूतों का इलाका। उनको लड़ने में मजा आता है, राजपूतों को, जैसे मराठों को आता है लड़ने में मजा, ऐसे उनको भी आता है। उनकी टेरेन ऐसी है, डेजर्ट। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, अकबर को भी किया। अकबर ने कहा यार ये राजपूतों को क्या चाहिए यार। बोले साहब इज्जत चाहिए। कहा दे तो बोरे में भर के। इज्जत कौन सी कमोडिटी है, कुछ चीजें जिसको देने में पैसा ही नहीं लगता, उसमें से एक चीज इज्जत है। और इज्जत सबको चाहिए, विनोद को भी चाहिए, बनराकस को भी चाहिए। अरे बोला दे दो राजपूतों को इज्जत। और क्या चाहिए? बोले साहब इनको लड़ना है। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात है, राजपूतों की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान में, अब अफगानी को भी लड़ना है, राजपूतों को भी लड़ना है, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। जिस दिन मुसलमान इस आदमी को पढ़ लेंगे, मस्त आदमी, होली खेलता है, कहता है यार रंग भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। मौलाना को बुलाया जरा, मौलाना बनाया, जो हुजूर रंग नहीं खेल सकते। कहा क्यों, कहां लिखा है? कुरान में लिखा है? नहीं वहां तो नहीं लिखा है। हदीस में? कहा नहीं। शरिया में? हाँ। तब कैसे कह रहे हो नहीं खेलना चाहिए? नहीं सरकार वो रंग अल्लाह ने बनाए। जी बनाए तो हैं, जब कहीं लिखा ही नहीं है और उसी ने बनाए हैं, तो हल्का सा रंग लग भी गया तो क्या दिक्कत है? और इतना बढ़िया है, अब तो बहुत सारे हिंदू भी नहीं खेलते। फिर उसको समझ में आया कि भारत तो यार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, तो इसने एक नया काम किया, दीन इलाही, सूफीज्म को प्रमोट किया इसने। बोले साहब हिंदू दुर्गा जी की मूर्ति निकालते? बोला हाँ निकालने दो, और निकालो भाई, हमारा ईमान मजबूत है, कोई कुछ भी निकाले, हमें क्या लेना देना। जिसको शराब नहीं पीनी है उस शराब की फैक्ट्री में मैनेजर भी तो हो सकता है। और फिर इसकी पॉलिसीज, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी, ये जो तुम आज आईएएस देखते हो ना, ये मनसबदारी का आउटकम है, एटसेट्रा। इसको तो पढ़ना चाहिए हमेशा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पैटर्न से मुगलों को निकाल दिया है, और कर ही क्या सकते हैं। अकबर को पढ़ना चाहिए सबको, काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। मतलब औरंगजेब की तो एज अ रूलर तारीफ नहीं की जा सकती, बेईमानी हो जाएगी फिर वो, लेकिन इस आदमी की तो तारीफ
50 साल में एम्पायर खड़ा करना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना आसान है? यहां एक प्रधानी का चुनाव जीतने में हालत खराब है। योग्यता है इसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद गद्दी पे बैठा जहांगीर, वो तो बेचारा सिर्फ बैठा ही रहा, बस बैठ गया और गाड़ी चलती रही, उसने कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा किया। शराब पीने का शौकीन था, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था, सोडा ओडा बोतल वोतल लेके बैठे हैं सब। इसकी वाइफ बड़ी काबिल थी, नूरजहां, हिस्ट्री में उसका बड़ा हाथ है, मतलब हिस्ट्री में उसका बड़ी चर्चा है नूरजहां की। कहता भी यही है कि मैंने हिंदुस्तान का ताज एक टुकड़ा गोश्त और एक प्याली शराब की बदले नूरजहां को दे दिया है। फिर आया शाहजहां, इनको भाई साहब को शौक था रियल एस्टेट का, ये रियल एस्टेट का आदमी है, जमीन खरीदो मकान बनवाओ। इतना मकान बनवा डाला कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, उसी में अकाल पड़ गया, पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो भाई पैसा कम पड़ेगा तो किसी से तो मांगोगे, वो वहीं रिवोल्ट शुरू हो गया। यही वो आदमी है जहां से मुगल एम्पायर में दिक्कत पैदा हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी आदमी ने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट की। जाटों से पैसा मांग लिया, मराठों से मांग लिया, ये सब किसी को पैसा देते हैं? ये सब लेने वाली कौम है, ये पैसा देती होती नहीं किसी को। तो जब जबरदस्ती मांग लिया तो झगड़ा शुरू हो गया। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी, विजनरी। मराठे मुगलों की आर्मी में भी थे, मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की आर्मी में भी थे, दोनों लड़ते थे, मरते थे मराठा, फायदा या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा को होता था। शिवाजी ने कहा जब हमें ही मरना है तो हम अपना स्टेट बनाएंगे, मराठा स्वराज। क्या कॉन्सेप्ट दिया उस आदमी ने, मराठा स्वराज, कि जब फाइनली हमें ही लड़ना है दोनों तरफ से और हमें ही मरना है, जब हमें ही लड़ना है और हमें ही मरना है तो हम इनके लिए क्यों लड़े मरे, हम अपने लिए लड़ेंगे मरेंगे। एंड ही केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा स्वराज। इसीलिए वो आदमी मराठा हिस्ट्री में भगवान है। He is a man who has given identity to Marathas, political identity। 1656 उसी वक्त आ गया गद्दी पे औरंगजेब, और ये आदमी मेहनती बहुत है, मेहनत करता है, ईमानदार है, ये सब इसकी क्वालिटियां हैं। पर हमें क्या लेना देना, हमें तो इसको राजा के रूप में देखना है। डेक्कन में बैठने की क्या जरूरत थी भाई? शिवाजी मिलने गए आगरा 1666, उस वक्त अगर अकबर रहा होता गले लगा लेता छत्रपति शिवाजी को, या कर्नाटका चाहिए, टेक योर कर्नाटका, यू, वो दोस्त बना लेता अपना। काबिल आदमी को दोस्त ही तो बनाना है। 1689 में यह आदमी यहां आ गया, डेक्कन, यहीं बैठ गया, 1707 यहीं बैठा रह गया, यहीं औरंगाबाद में डेथ हुई उसकी। फिर लास्ट में इसको समझ में आया, इसने एक लेटर लिखा अपने बेटे शाह आलम को, बहुत प्यारा लेटर लिखा। इसने लिखा कि मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। समझ में आया इसको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईमानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर तुम राजा हो यार हिंदुस्तान के। इस आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं है। यह आदमी अगर टीचर होता तो ठीक होता, लड़कों को मार पीट के पढ़ाता बस, पर ऐसा रूलर, ही लैक्स कॉमन सेंस, है ही नहीं। सोचो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, उसने बनाया है। इस आदमी के पास सब कुछ है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी। अकबर इतनी जड़ें मजबूत करके गया था ना, मनसबदारी। मैंने कहा ना, इसकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं है,
इसकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं है, मेहनती है, सब कुछ है, पर वो जो जड़ें हैं ना वो अकबर डाल के गया, जागीरदारी, मनसबदारी, आर्मी, रेवेन्यू। तुम सोचो 1707 में औरंगजेब मर गया, है? 1707 से 1857 तक तो औरंगजेब नहीं है, तब भी तो मुगल चल रहे हैं। 150 साल, ये जड़ का कमाल है, जड़ का कमाल है। जैसे मैं तुम्हें कॉमन सेंस की बात बताता हूं, जजिया है, अब अकबर ने जजिया हटा दिया। उसने कहा यार ये हिंदू भी हमारी तरफ से लड़ते हैं, भाई हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू है। और जजिया इस्लाम में किससे लिया जाता है? जिसको सेना में भर्ती नहीं किया जाता। जजिया इस्लाम में सबसे नहीं लिया जाता। जैसे आप ईरान में रहते हो और आप नॉन मुस्लिम हो और आप आर्मी में सर्विस नहीं देते, इसका मतलब आप देश के लिए नहीं लड़ते। तो जब आप देश के लिए नहीं लड़ते तो आपको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो आप जजिया दे रहे हो, इंडिविजुअल टैक्स। अकबर ने हटा दिया कि भाई जब राजपूत हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, भाई मुगल साम्राज्य के लिए सब लड़ रहे हैं, राजपूत भी लड़ रहे हैं, मराठा भी लड़ रहे हैं, जाट भी लड़ रहे हैं, बुंदेला भी लड़ रहे हैं, तो जो तुम्हारे शूटर हैं उनसे हफ्ता लोगे। अब दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि हमारे जितने शूटर हैं सब हफ्ता देंगे, तो पहले दाऊद ही जाएंगे फिर। ये कॉमन सेंस नहीं है इसके पास, ये जजिया रिइंपोज कर दे रहा है। इससे फायदा किसको मिला? छत्रपति शिवाजी को। भाई वो कह रहे थे मैं हिंदू धर्म को बचाने आया हूं, जैसे इसने जजिया दोबारा लगाई उनका स्टेटमेंट मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? जो लोग उनसे कन्विंस नहीं थे वो भी हो गए कि हाँ यार ये बात तो है। ये चीज है। डेक्कन में आने की क्या जरूरत थी? हमने कभी डेक्कन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की, यहां का टेरेन ऐसा है, हमने यहां पे दोस्ती रखी हमेशा। भाई शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने स्वराज बना लिया था, तुम उनसे हाथ मिला देंगे, वेरी गुड, वेरी गुड स्टेट, संभालो। तो यहां के चैलेंज से तुम बच जाते ना। भाई अकबर ने क्यों नहीं कब्जा किया राजस्थान पे? क्यों राजपूतों को दे दिया कि तुम शासन करो? क्योंकि वहां लड़ना मुश्किल है। हाँ वो अलग चीज है, राजा राजा में ही शादी करेगा, तुम आईएएस बन जाओगे, तुम भी आईएएस से ही करोगे। कल तुम आईएएस जाओगे वहीं लबासना में शादी करोगे, वहां राजाओं में कोई राजपूत और हिंदू और मुसलमान नहीं होता। उमर अब्दुल्ला को देखो, उनकी बहन ने हिंदू शादी की, उन्होंने भी हिंदू शादी की, क्योंकि वो राजा हैं। राजाओं की जाति धर्म वर्म नहीं होती, ये तो भिखमंगों की होती है। खिलाफ हाँ तो मानी सी बात, वो कह रहे हैं हमको हफ्ता दो, गुजरात जा रहे हो हमारे रास्ते से होके जाओगे, तुम हमको हफ्ता दो। अकबर ने कहा यह कैसे हो सकता कि हम तुमको हफ्ता दें? बोले देना पड़ेगा, हमारा घर दरवाजा है गुजरात का और हम तो हफ्ता लेंगे। अब अकबर अगर राणा प्रताप को हफ्ता देते हैं तो बाकी राजपूत, भाई उदयपुर देखो, ये गुजरात, ये उदयपुर, उदयपुर दरवाजा है गुजरात का और वहां पे राणा प्रताप बैठे हुए हैं। और फिर डेजर्ट, उन्होंने कहा आओ लड़ लेंगे तुमसे। और दूसरी शर्त राणा प्रताप की थी कि हम तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। अकबर ने कहा काहे नहीं कहोगे? बोला नहीं कहेंगे, बस हमें भी गोली चलानी आती है, हम क्यों कहें तुम्हें जिल्ले इलाही? बस लड़ाई चलती रही। हाँ बिल्कुल। फिर नहीं, उसकी वजह यह हुई ना कि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो बहादुर शाह वन रूलर बना, 13 करोड़ रुपए तिजोरी में था, उसने सब बांट दिया, तिजोरी में पैसा खत्म हो गया। तो जिसने मुगलों की मदद की वो किंग मेकर हो गया। तो औरंगजेब के बाद तुम एक नया फिनोमेना देखो, किंग मेकर, तो वो कठपुतली बन गए। कहां अटैक किया? तो उतनी औकात भी तो होनी चाहिए, उतनी औकात भी तो होनी चाहिए। कौन फॉरेन रूलर आगे कर लेता? ये अंग्रेज छोटे मोटे व्यापारी थे उस वक्त, और कोशिश इन्होंने किया 1686 में हुगली पे कब्जा करने की, पर सिस्टम, मैंने कहा सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, वो इतना मजबूत था सिस्टम। कभी कभी स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि उस पर फर्क पड़ते 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 जाके पड़ता है।
मुगलों की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी मनसबदारी सिस्टम। 22 साल वो आदमी दक्कन में था और दिल्ली सेफ थी। तो उसकी वजह यह थी कि सेंट्रल एशिया में कोई था ही नहीं, कोई उधर मजबूत आदमी रहा होता तैमूर की तरह। तो औरंगजेब इधर आते ही का है, क्योंकि जैसे इधर आते वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता। वो लोग अलग अपने लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, डाउनफॉल शाहजहां से नहीं हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के समय सब कुछ बिखर गया, फाइनेंस बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गया, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, अफगान विद्रोह, सब ने विद्रोह कर दिया। इसका एक बेटा था अकबर, औरंगजेब का, उसने विद्रोह कर दिया। उसने इसको समझाया, बड़ी अच्छी बात, इसका बेटा अकबर था वो राजपूतों की तरफ चला गया। कहा इनसे क्यों झगड़ा कर रहे हो राजपूतों से, ये तो हमारे सबसे प्यारे लाई है। औरंगजेब का एक बेटा था शाह आलम, इसका बेटा था, उसने इसको राय दी कि हम लोग मराठों को पैसा फंड करेंगे और मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे, और जब मराठा बीजापुर गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तो हम चल के फिर मराठों को खत्म कर देंगे। कितनी बढ़िया राय थी। उसने कहा हमें जाने के नीचे क्या जरूरत है, पैसा फंड करो। इसने अपने बेटे को बंद करा दिया, 12 साल जेल में रखा। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको राय दोगे। ये जो पर्सनालिटियां होती है ना, इनके साथ एक दिक्कत है। एक तो ये अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं, ये कहती है हमसे ज्यादा जानते हो। मराठा हिस्ट्री की शुरुआत होती है संत तुकाराम एकनाथ वगैरह से। फिर मराठा हिस्ट्री की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत करता है उस आदमी का नाम है मालिक अंबर, अहमदनगर का मालिक अंबर है। ये सब विदेशी थे। मलिक अंबर को एक बात पता चल गई कि यार अगर यहां पे लड़ना है, इस टरेन पे लड़ना है, तो यहां के लोकल लोगों को रिक्रूट करो। तो मलिक अंबर ने जम के मराठों को सेना में भर्ती किया। तो अहमदनगर को एडवांटेज मिलने लगा मुगलों के खिलाफ। फिर इब्राहिम आदिल शाह ने इसको पॉलिसी बना दी कि आर्मी में मराठों को ही रखो। तो बीजापुर गोलकुंडा को इससे एडवांटेज मिलने लगा। तो मुगलों ने कहा कि यार ये बीजापुर गोलकुंडा हमें कैसे इतनी टक्कर दे पा रहे हैं। तो बताया कि साहब वो लोग वहां के लोकल लोगों को अपनी आर्मी में रखे हैं। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, तुम भी मराठों को रिक्रूट करो। फिर मुगलों ने भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया। फिर लड़ाई किसी के साथ भी हो, लड़ते मराठा थे, क्योंकि टेरेन जानते हो। इतिहास का सिर्फ एक काम है, बस आईना दिखाना।